अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बचे अब आप लोगों ने, मैं समझाऊंगा आपको। पढ़ने से देखिएगा कोई बहुत अच्छी खासी समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जब इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्सपेंडिचर्स एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स, कहता है वो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। वो सेल किसने की? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने उस पर्सन को जिसको चाहिए था कि वो रजिस्टर्ड करे अपने आप को अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल हो जाएगा। अब ये बात हम इसको समझते हैं। हमने कहा लेट्स सपोज एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, दूसरी तरफ है एक पर्सन, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक एक सेक्शन है, वालेकुम अस्सलाम, 14, वो ये बताता है कि किस किस पर्सन को रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अच्छा, अगर इसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है और ये रजिस्टर्ड भी है तो फिर तो बात मुश्किल नहीं है, फिर तो बात बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड है, इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने अगर इसको सामान बेचा, सेल की, बात समझ में आई? इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने इस पर्सन को अगर सेल की, इस सेल को करते हुए इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एक्सपेंडिचर्स भी तो करने पड़ेंगे। वो एक्सपेंडिचर्स जो इस पर्सन की सेल से मुंसलिक होंगे, इस पर्सन की सेल से मुंसलिक होंगे, वो क्या हो जाएंगे? इनएडमिसिबल हो जाएंगे। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई, ये तकरीबन 35% बात हुई है। इतनी बात समझ में आ गई, फिर अगली बात करूंगा। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने कहा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने क्या की? सेल किसको? एक पर्सन को। उस पर्सन को रजिस्टर्ड होना सेल्स टैक्स एक्ट के तहत जरूरी था और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। फिर उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के उस सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे तो क्या हो जाएंगे? शाबाश।
अच्छा, अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कहलाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, यही है ना? उसको क्या बोलते हैं? अनरजिस्टर्ड। ये पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, ये कहलाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की जा सकती है ₹100 मिलियन पर पर्सन पर एनम। याद रखनी है ये पूरी बात, 3 बातें हैं। क्या बोला? 100 मिलियन की सेल हो सकती है एक पर्सन को पूरे साल में, लेकिन वो क्या हो? अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है फिर तो लिमिट नहीं। रजिस्टर्ड नहीं है और सेल 100 मिलियन से ज्यादा की हो गई तो फिर ये एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल होंगे। लेकिन अगर उसको सेल मिसाल के तौर पे पूरे साल में 60 मिलियन की, क्या ये एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल होंगे? नहीं। शाबाश, ये दूसरा स्टेप आ गया अब आपका। 2 बातें कर दी मैंने। अब पहले मैंने क्या बात बोली? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने सेल की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसको सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना था, नहीं करवाया, उस सेल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल। फिर हमने थ्रेशहोल्ड पढ़ लिया। उसने कहा 100 मिलियन पर पर्सन पर एनम। क्या मतलब? हो सकता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बहुत सारे लोगों को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रही हो। हर पर्सन को अलग अलग देखा जाएगा, हर पर्सन की सेल को अलग अलग देखा जाएगा। हर पर्सन की सेल अगर 100 मिलियन से एक्सीड करेगी तो ये रूल अप्लाई होना है, नहीं तो ये रूल अप्लाई। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और लिमिट भी है, वो हम जरा बाद में बात कर लेते हैं कि ये एक्सपेंडिचर एक खास थ्रेशहोल्ड से ज्यादा के इनएडमिसिबल नहीं हो सकते। वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर्स एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स। एक्सपेंडिचर किससे एट्रीब्यूट कर रहे हैं? अच्छा, वो सेल किसने की? किस पर्सन को? जिसको रजिस्टर्ड होना, लेकिन उसने रजिस्टर्ड वो सॉरी, वो एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? वो एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे? यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है? सब बातें क्लियर? इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई? टोटल एक्सपेंडिचर्स टोटल टर्नओवर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जी बिल्कुल, वही टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो सेल से एट्रीब्यूटेबल होंगे। सारे एक्सपेंडिचर्स आपने कंसीडर करने हैं। अच्छा, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स does not exceed 10% of total
डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर्स। ये एक्सपेंडिचर्स टोटल एक्सपेंडिचर्स से कितने % से ज्यादा नहीं हो सकते। बात मुकम्मल हो गई है। अब ये देखेंगे फॉर्मूला A/B मल्टीप्लाई बाय A किसके इक्वल है, टोटल डिडक्शंस में डिवाइडेड बाय टर्न मल्टीप्लाई बाय सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू पर्संस रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट। क्या मतलब हुआ, सेल्स टू, लेकिन इस सेल्स में सेल्स टैक्स भी नहीं होना चाहिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शामिल। लेकिन याद रखना ये सेल 100 मिलियन और मोर पर पर्सन हो तो फिर होगा ये रूल। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। एक्सेप्शन, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड नहीं हो सकते किससे ज्यादा के, किसके 10% से। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल एग्जांपल मौजूद है, इसको पहले सॉल्व करना। टोटल सेल ए लिमिटेड को कितने की ए लिमिटेड कितने की टोटल सेल कर रहा है इंक्लूडिंग सेल्स। मिस्टर वाई को कितने की हो रही है, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड। होलसेलर को सेल्स टैक्स के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है, पढ़ेंगे। इस पर रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, अप्लाई होगा। मिस्टर जी अनरजिस्टर्ड है, होलसेलर है ये भी, इसको भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कितने की है, 100 मिलियन तक की है, रूल अप्लाई नहीं होना। समझ आ गई बात, क्योंकि वहां पे हमने कहा था 100 मिलियन और मोर पर पर्सन पर है। कोई दिक्कत। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने के, कितने हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं, आपने बताना है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कितने के हैं। करते हैं जरा कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए से क्या मुराद है, टोटल। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने के हैं, शाबाश। टोटल सेल्स कितनी है, उसने आगे कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। मल्टीप्लाई किससे करना है, 120 वो सेल्स जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एक्सीलेंट, बता दीजिएगा टोटल फिगर 97.5। अच्छा, अब एक काम तो आपने ये कर लिया, एक और काम भी करना पड़ेगा। ये कितने से ज्यादा आगे नहीं हो सकते, शाबाश। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसका कितने % लेंगे। तो अब मुझे बताइएगा ये कितनी की फिगर बन रही। तो इसका मतलब है लोअर, ये इससे ज्यादा के एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। तो डिसअलाउड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 65 के हो सकते हैं। इससे ज्यादा के मुश्किल तो नहीं है। अब रूल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। ये आपके सामने हुआ भी हुआ है कैलकुलेशन, ये आप चेक भी कर सकते हैं। आखिरी बात इस चैप्टर की, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है उसूल, मुश्किल बात नहीं है। एफबीआर ने एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि एक पर्सन है। तैयब साहब इधर तवज्जो कीजिएगा। एक पर्सन को कहा गया रिक्वायर्ड है टू इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो, अपने पीओएस को किसके साथ, एफबीआर के सिस्टम के साथ।
और कैसे इंटीग्रेट करना है, रियल टाइम रिपोर्टिंग में। ये बात क्लियर हो गई? मुश्किल बात तो नहीं है। एक पर्सन जिसको कहा गया कि भाई तुमने अपनी पीओएस मशीन को, सॉफ्टवेयर को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन कैसे होनी चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग। अगर उसने इंटीग्रेट ना किया तो इसके भी सेल्स से एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स, क्या हो जाएंगे बच्चे? कोई मुश्किल चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर्स एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है प्रोपोर्शन। यहां पे क्या मतलब होता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल सेल्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने ये जो बात की है ये किसके हवाले से की है, ये एक्सपेंडिचर्स किसके इनएडमिसिबल होने। मिसाल के तौर पे देता हूं, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड है एक कंपनी, जैसे पहले भी समझाया, इसने सेल की इस पर्सन को, इस पर्सन के लिए रजिस्टर्ड होना कैसे कि पीओएस मशीन को एफबीआर के सिस्टम के साथ क्या करना ना किया तो इसके एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, इसके expenditures attributable to sales claimed by any person who is required to integrate FBR but fails to integrate his business with disallowance expenditure के किससे ज्यादा के नहीं हो सकते, 8%। 8% से ज्यादा के नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे रूल अगर देखें तो दोनों पे भी हो सकता है अप्लाई, इस पर्सन पे भी रूल अप्लाई हो सकता है। अगर हम, जैसे मैंने पहले सिंपल वन एग्जांपल दी, उस पर भी अप्लाई हो सकता है। इस पर्सन को कहा गया आपने अपने एफबीआर पोर्टल के साथ पीओएस मशीन को इंटीग्रेट करना, नहीं किया तो इसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे इस सेल्स के प्रोपोर्शन से वो क्या हो जाएंगे, इनएडमिसिबल हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन इसमें एक लिमिट है, ये मैक्सिमम कितने तक हो सकते हैं डिसअलाउ, इससे ज्यादा के, टोटल एक्सपेंडिचर्स के 8% से ज्यादा के डिसअलाउ नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सब बातें क्लियर है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।